जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग भूगोल का जो चैप्टर है चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास यानी कि अध्याय 1 पे बात करेंगे। तो हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था जिसपे हम लोगों ने बात किया था कि संसाधन क्या है। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि संसाधन भाई जो भी हमारे आवश्यकताओं को पूरा करेगा उसको संसाधन बोलेंगे, और अगर कोई भी संसाधन होता है तो उसका कुछ मेजर गुण होता है। तो गुणों पे हम लोगों ने बात किया था कि पहली बात कि जिसको बनाने का प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, साथ में जो आर्थिक रूप से संभव हो और सांस्कृतिक रूप से मायने हो, वही क्या कहलाता है, हमारा संसाधन कहलाता है। और संसाधन की रूपांतर की प्रक्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। साथ में देखा था कि अगर संसाधन का रूपांतर होता है तो उससे हमें क्या लाभ होगा, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा बखान किया था। और साथ साथ में संसाधन का वर्गीकरण भी हम लोगों ने शुरू कर दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप देखोगे तो सबसे पहले संसाधन का उत्पत्ति के आधार पे दो भेद है, एक आपका क्या हो गया जैव और दूसरा क्या हो गया अजैव। फिर हम लोगों ने देखा था कि समाप्यता के आधार पे संसाधन को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक आपका क्या हो गया नवीकरण और दूसरा क्या हो गया आपका अनवीकरण। फिर हम लोगों ने देखा था कि आपका स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हम लोगों ने चार भाग में बांटा था, एक आपका क्या हो गया व्यक्तिगत संसाधन, उसके बाद आपका सामुदायिक संसाधन, राष्ट्र संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और अंतिम में हम लोगों ने देखा था कि विकास के आधार पर संसाधन को हम लोगों ने चार भागों में बांटा था, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष। तो ये जो पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस है यानी कि संसाधन का जो प्रकार है, इससे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, और जिस हिसाब से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा उसी हिसाब से हुबहू आज का ये सेशन पूरा का पूरा चलने वाला है। तो मैं फिर से बता दूं कि आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि आपका जो भी साइंस है और साथ साथ में जो आपका एसएसटी है, तो कुल मिला के इसमें 45 चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेगा, 45 चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप हर एक चैप्टर को अगर नोट्स करने के लिए जाते हो तो आपको समय लगेगा, तो नोट्स से कैसे बचा जाए हम लोग थोड़ा इस पे बात करेंगे और फिर क्लास को क्या करेंगे शुरू करेंगे। तो 445 चैप्टर है, आपको कुछ नहीं करना, बस इस 45 चैप्टर के लिए आपको हर एक चैप्टर के लिए बस केवल 9 रुपया आपको क्या करना होगा, पे करना होगा। और अगर आप ये 9 रुपया पे करते हो हर एक चैप्टर का, देखो बहुत कम समय में बहुत कम पैसा है 9 रुपया पैसा जो वो बच्चे कुछ भी खा के उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं, लेकिन 9 रुपये में आपको एक ऐसा पीडीएफ मिलेगा जो कि आप देख पा रहे हो, जिसमें आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपको अच्छे से सारे के सारे चीजें समझ में आएंगे, सारे के सारे चीजें आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो 45 गुना 9 अगर करोगे तो कम से कम 405 रुपया आपका होता है। लेकिन अगर आप बोलोगे सर कि 405 रुपया बहुत ज्यादा है, तो अभी अगर आप पीडीएफ को परचेज करते हो, क्योंकि ये स्टार्टिंग 100 बच्चों के लिए अभी ये पीडीएफ का पूरा प्रोसेस जो है वो मैं करवा रहा हूं, तो अगर पीडीएफ परचेज करते हो, केवल ये 100 बच्चों का लिमिटेशन है, तो अभी आपको पीडीएफ जो है 299 रुपया में टोटल 45 चैप्टर का पीडीएफ आपको मिलेगा। तो सोच के देख लो, अगर कहां 405 रुपया और कहां आपका होता है 299 रुपया, यानी कि एकदम ना के बराबर आपको क्या लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं। तो ये 299 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार में पे करना पड़ेगा, तभी क्या होगा कि ये आपको पीडीएफ जो है जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको मिल जाएगा। साथ ही मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सबसे पहले जो भी चैप्टर का नोट्स है आपको वो देखने के लिए मिलेगा, फिर जो भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और लास्ट में आपको जो भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है आपको वो देखने के लिए मिलेगा। यानी कि सबसे पहले आप क्या देखोगे, नोट्स देखोगे, और उसके बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे, और फिर आप क्या देख रहे हो, एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हो। और इतना होने के बाद जिस ग्रुप में आपको ऐड करवाया जाएगा उस ग्रुप में आपकी वीकली टेस्ट, साथ में क्विज, और एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको हमेशा हमारे प्रीतम एकेडमी की टीम के साथ आपको कांटेक्ट बना के रहेगा, और जो बच्चे टेस्ट में अच्छा करेगा उसको मैं पर्सनली फोन करूंगा और उनसे मैं हर एक चीजें साझा करूंगा, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे से आ सकते हैं। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत लिमिटेड समय के लिए ये ऑफर है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 100 बच्चों का रखा है। तो 100 बच्चों में से अगर आप देखोगे तो कम से कम अभी 49 बच्चों ने पीडीएफ को परचेज कर लिया, और लिमिटेड समय के लिए समय बचा हुआ है। तो अब आपका काम है पीडीएफ को परचेज करना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग संसाधन के वर्गीकरण पे कि संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है।
तो देखो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो गुरुजी याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटते हैं। एक आपका क्या कहलाएगा, जैव संसाधन, और दूसरा क्या कहलाएगा आपका अजैव संसाधन। अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जैव और अजैव संसाधन में अंतर बताइए। क्वेश्चन क्या आएगा, जैव संसाधन और अजैव संसाधन में अंतर आपका पूछता है। तो उसी तरह मैंने पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन किया जिससे आपका अंतर वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको जैव और अजैव समझने में भी क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो देख सकते हो मैंने इधर क्या बनाया, जैव संसाधन, और इधर मैंने क्या बनाया, अजैव संसाधन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जैव संसाधन क्या है। तो देखो सबसे पहले बात जानिएगा कि जो भी जैव संसाधन होता है उनमें जीवन पाया जाता है। और दूसरा क्या होता है, जब ये जीवन पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसे हम लोग सजीव के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जो सजीव होते हैं उनको किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो उनको जैव संसाधन का क्या रखा जाता है, अंतर्गत रखा जाता है। अगर मैं उदाहरण का बात करूं तो जैसे मनुष्य हो गया, जो भी वनस्पति जात होते हैं, जितने भी आप वनस्पति देखते हो, या जो भी प्राणी जात हो जाता है, या जो भी आप मत्स्य जीवन का बात करो, या जितने भी पशु हैं, जो भी पशुधन का बात करो, ये सारा का सारा किस में आते हैं, तो आपका जैव संसाधन का अंतर्गत आता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जिसमें भी जीवन पाया जाएगा, यानी कि ऐसे संसाधन जो सजीव होंगे उनको क्या कहेंगे हम लोग, जैव संसाधन। और उदाहरण के तौर पर मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मछली है ना, मुर्गी, घोड़ा, हाथी, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे पूरे के पूरे जैव संसाधन कहलाएंगे। वही बात किया जाए अजैव संसाधन का, तो अजैव संसाधन क्या, हम लोग थोड़ा इस पे बात करेंगे। तो देखिए जैव संसाधन में जीवन पाया जाएगा, और जिसमें याद रखें जिसमें पहले अ लगता है उसमें का मतलब होता है ना। तो अजैव माने ना जैव, यानी कि बिना जैव, यानी कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाएगा। तो अजैव संसाधन में क्या होता है, इसमें जीवन नहीं पाया जाता। अब जब जीवन नहीं पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो भी संसाधन होंगे वो पूरा का पूरा क्या होंगे, निर्जीव होंगे। क्या होंगे, पूरा का पूरा निर्जीव होंगे। तो ये संसाधन क्या है, हमारा निर्जीव संसाधन को है। अब समझिएगा, अगर मैं इसका उदाहरण का बात करूं तो उदाहरण में जैसे चट्टान हो गया, जैसे धातुएं हो गई, कोयला हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या है माय डियर फ्रेंड, तो ये अजैव संसाधन के क्या है, उदाहरण है। तो ये तो हम लोगों ने जैव और अजैव पे बात किया। अब मैं थोड़ा इस पे अंतर पे बात करता हूं, क्योंकि अंतर भी पूछा जाता है कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जैव, और यहाँ पे क्या है, अजैव। तो सबसे पहले मैंने जैव में क्या लिखा है कि इनमें जीवन व्याप्त है, यानी कि इसमें जीवन व्याप्त, इसमें जीवन पाया जाता है। लेकिन अजैव संसाधन में मैंने क्या लिखा है कि इसमें जीवन नहीं पाया जाता है, इसमें जीवन नहीं पाया जाता है। अगला क्या है कि जैव संसाधन सजीव होता है, लेकिन अजैव संसाधन क्या होता है, निर्जीव होता है माय डियर फ्रेंड। जैव संसाधन में मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशुधन को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। जबकि अजैव संसाधन में चट्टान, धातुएं, कोयला, जल और मिट्टी को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है माय डियर फ्रेंड। बात करेंगे आगे, तो समाप्यता के आधार पे आप बात करेंगे। समाप्यता के आधार पे संसाधन को 2 भाग में बांटते हैं। और आप भी लिख लो कि अगर आपको जैव और अजैव अगर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो आपको नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन में अंतर जो है हर साल पूछा जाता है। तो आप इसको कान खोलकर गांठ बांध लो कि जैव और अजैव के बाद नवीकरण और अनवीकरण संसाधन में अंतर जो है हर बार पूछा जाता है। तो बात करेंगे इस पे, तो भाई आखिर नवीकरण संसाधन या अनवीकरण संसाधन क्या होता है, इस पे बात करेंगे। तो समाप्यता के आधार पर देखो, समाप्यता के आधार पे उत्पत्ति यानी कि आपको पता होगा पैदा होने के आधार पे 2 भागों में बांटे, एक जो जिसमें जीवन पाया जाता है, एक में जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। अब हम लोग देखिए जब कोई सामान या जब भी कोई संसाधन का उत्पत्ति होगा तो जाहिर सी बात है कि उस सामान वो जब वो पैदा लिया तो वह खत्म होगा, यानी कि वो मरेगा। तो मरने के आधार पर या खत्म होने के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटते। जैसे समझिएगा, कुछ ऐसे सामान होते हैं जो आपका एक बार यूज किए वो खत्म हो गया। फिर कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार लगातार यूज कर सकते हैं।
तो जो सामान बार बार यूज किया जाएगा उसको बोलेंगे नवीकरण योग्य सामान, यानी कि नवीकरण योग्य संसाधन। और ऐसा वस्तु या ऐसा संसाधन या ऐसा सामान जिसका केवल एक बार उपयोग करेंगे और वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, अनवीकरण योग्य संसाधन या अनवीकरण संसाधन। तो मैंने क्या बोला, जिसका यूज बार बार होगा वो क्या कहलाएगा, नवीकरण संसाधन। और जिसका यूज बहुत एक बार होगा, एक बार से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हो, फिर वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, अनवीकरण संसाधन। तो देख सकते हो जैसे कि मैंने लिखा है, पहले हम लोग बात करेंगे नवीकरण संसाधन में, फिर बात करेंगे अनवीकरण संसाधन में, फिर हम लोग इसका क्या देखेंगे, अंतर देखने का काम करेंगे। तो नवीकरण संसाधन क्या है, तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः बनाया जा सकता है, ऐसे संसाधन क्या कहलाता है, आपके नवीकरण योग्य संसाधन कहलाता है। मैंने क्या बोला कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः, यानी कि फिर से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, क्या कहलाता है, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाता है। अगर आप देखो कोई भी वस्तु अगर पुनः बनाया जा सकता है, यानी कि वो आपके लिए फिर से वो वस्तु पूर्ति कर दिया, यानी कि जो कमी है उस कमी को क्या किया, पूर्ति कर दिया। तो जब ये कमी को पूर्ति करेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ति योग्य संसाधन भी बोलेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि बताइए इनमें से किस संसाधन को पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, नवीकरण योग्य संसाधन को क्या बोलते हैं गुरुजी, तो पूर्ति योग्य संसाधन बोलते हैं। अब बात करेंगे आगे। तो पहला हम लोगों ने देखा कि जिसको यांत्रिक, भौतिक, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्या कर सकते हैं, पुनः बना सकते हैं। दूसरा देखा हम लोगों ने कि जिन्हें इसे पूर्ति योग्य संसाधन बोलते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे कि नवीकरण संसाधन को प्रभा अथवा सतत संसाधन के रूप में भी क्या किया जाता है, विभाजित किया जा सकता है। अब प्रभा और सतत क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन देखिए अगर मैं बात करूं उदाहरण के तौर पर, तो देखो सौर ऊर्जा। अब बताओ जैसे कि आज आपने सौर ऊर्जा के लिए एक पंखा चलाया, तो आज आपने 2 घंटा का सौर ऊर्जा का खपत किया, तो क्या कल आपको फिर सौर ऊर्जा नहीं मिलेगा क्या, आप बोलोगे हाँ गुरुजी मिलेगा। आप बात करेंगे पवन ऊर्जा के बारे में, आज आपके गांव में हवा चली है, तो क्या कल हवा नहीं चलेगा क्या, आप बोलोगे हाँ गुरुजी चलेगा। आप बात करोगे जल का या बात करोगे वन और वन्य जीवन का, तो ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, आपके नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि इनको भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और जब पुनः प्राप्त किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड, तो इसे क्या बोलेंगे, पूर्ति योग्य संसाधन बोलते हैं। उदाहरण बहुत जरूरी होता है, उदाहरणों को क्या करोगे, आप रट लोगे। अब बात करेंगे आगे। तो हम लोगों ने बात कर लिया एक तो क्या, नवीकरण संसाधन पे। अब बात कर लेते हैं अनवीकरण संसाधन पे। तो देखो वे संसाधन जिनका निर्माण लंबे भूवैज्ञानिक प्रक्रिया में हुआ है तथा जिन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता, ऐसे सभी संसाधनों को क्या बोलते हैं, अनवीकरण संसाधन बोलते हैं। गौर कीजिएगा, जिनको बनाने में कम समय लगता है उनको बार बार बनाकर बार बार उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जिनको बनाने में लंबा समय लगेगा, लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगेगा, उनका उपयोग तो करना आसान होता है, लेकिन बनाने में जब मुश्किल होगा तो उनको बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे समझिएगा कि पानी से बर्फ बनाया जाता है, आप सबको पता है कि पानी से क्या बनाते हैं, बर्फ बनाते हैं। अब आपके घर में एक कुआं है जिसपे क्या है, आपका पानी है, आप उठा के लाए, फ्रिज पे डाले, उसका यूज कर लिए। फिर आप एक बाल्टी उठा के लाए, पानी फ्रिज में डाले, बर्फ बन गया, उसका यूज कर लिए। लेकिन अगर आपके घर में एक कुआं है जिसपे क्या है, आपका पेट्रोलियम है, यानी कि पेट्रोल है, आप एक बाल्टी उठा के लाए और आप किस पे डाले, गाड़ी पे डाले, अपनी गाड़ी पे डाले, और हुर्र से क्या किया, आप चल दिए अपने 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 सोना बाबू से मिलने के लिए, अपने ननिहाल मिलने के लिए आप चले गए। तो क्या वो जो एक बाल्टी जो अपने पेट्रोलियम निकाला वो क्या तुरंत बन जाएगा क्या, वो क्या तुरंत बन जाएगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं गुरुजी, बनने में लाखों वर्षों का समय लगेगा। तो जब बनने में लाखों वर्ष का समय लगेगा तो यानी कि ऐसे संसाधनों को हम लोग अपूर्ति योग्य संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपूर्ति योग्य संसाधन बोलेंगे, क्योंकि इनको बनने में बहुत ज्यादा क्या लगता है, समय लगता है। जिस तरह नवीकरण संसाधन को हम लोग सतत अथवा प्रभा संसाधन कहते हैं, उसी तरह हम लोग अगर बात किया जाए तो अनवीकरण संसाधन को भी 2 भाग में बांटेंगे। एक आपका क्या होगा, चक्रीय संसाधन, पुनः चक्रीय संसाधन, और दूसरा क्या होगा, अचक्रीय संसाधन के रूप में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। अब आप बोलोगे सर कि जब आप चक्रीय संसाधन बोल रहे हो यानी कि इसको फिर से बना सकते हैं अनवीकरण संसाधन को, और अभी आपने बोला कि सर अनवीकरण संसाधन को फिर से नहीं बना सकते, तो सर माजरा क्या है।
तो गुरुजी गौर करना कि कुछ कुछ ऐसे अनवीकरण संसाधन होते हैं जिनको आप एक बार उपयोग करोगे और दूसरा बार भी क्या कर सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो, लेकिन तीसरे बार जब आप उसका उपयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी धातुएं होते हैं वो सारे के सारे अनवीकरण संसाधन का पुनः चक्रीय संसाधन होता है। लेकिन जितने भी प्रकार के ईंधन होते हैं माय डियर फ्रेंड, वो सारे के सारे अचक्रीय संसाधन होते हैं, क्योंकि आप ईंधन का उपयोग एक बार करोगे, गाड़ी में डाले, गाड़ी चलाए और गाड़ी का पेट्रोल खत्म, तो वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, अचक्रीय संसाधन। लेकिन अगर आप बात करो लोहा का, तो लोहा सबसे पहले प्राप्त हुआ, तो लोहा किसी ना किसी ऑक्साइड के रूप में हमको प्राप्त होगा। अब उससे हम लोगों ने क्या किया कि उससे हम लोगों ने एक कुदाली बना दिया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, आलू लगाएंगे। अब कुदाली बनाया तो कुछ समय के लिए हम लोगों ने उसका कुदाली में प्रयोग किया। अब अचानक याद आ गया कि अरे भाई मुझे कुदाली नहीं, मुझे कोड़ने के लिए गांठ की आवश्यकता है। गांठ समझते हो ना, कोड़ने के लिए गांठ होता है, जैसे एक तरह ऐसे हैंडल होता है जिसमें इधर और इधर क्या करते हैं, कोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमें क्या करना है, कुदाली बनाना है, छोड़ दो, मुझे एक तलवार बनाना है, मुझे क्या करना है, एक तलवार बनाना है। तो आप बताओ आप क्या करोगे, इस लोहे से आप वो तलवार बना सकते हो क्या? आप बोलोगे हाँ गुरुजी मैं बना सकता हूं। तो उसका कहीं ना कहीं एक दो बार प्रयोग करेंगे और फिर वो जैसे जंग लगेगा वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा, हम लोग पूरा का पूरा क्या देखेंगे, जो भी अनवीकरण संसाधन है उनमें से कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो पुनः चक्रीय होते हैं, और बाकी के जो संसाधन होते हैं क्या होते हैं, अचक्रीय संसाधन के क्या आते हैं, अंतर्गत आते हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये तो रहा आपका नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन क्या है। अब थोड़ा अंतर पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अंतर हर साल पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड। तो अंतर क्या है देख सकते हो, पहले बात करेंगे नवीकरण का और अनवीकरण का। तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः बनाया जा सकता है क्या कहलाता है, आपका नवीकरण संसाधन कहलाता है। लेकिन अगर बात करेंगे अनवीकरण संसाधन का, तो वे संसाधन जिनका निर्माण लंबे भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा हुआ है उन्हें क्या बोलेंगे, हुआ है, तथा जिन्हें पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं माय डियर फ्रेंड। आगे देख सकते हो क्या है आपका, तो किन्हें आपका हम लोगों ने बोलेंगे, जो नवीकरण संसाधन होगा उन्हें पूर्ति योग संसाधन बोलेंगे, लेकिन जो आपका अनवीकरण संसाधन होगा उन्हें अपूर्ति योग संसाधन के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। वही बात किया जाए आगे, तो नवीकरण संसाधन को प्रवाह अथवा सतत संसाधन में बांटते हैं, और वही अनवीकरण संसाधन को पुनः चक्रीय और अचक्रीय संसाधन में क्या करते हैं हम लोग, विभाजित करते हैं। अगर मैं बात करूं उदाहरण का, तो इसका उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा है ना, और साथ साथ में आप बोलोगे वन और वन्यजीव संसाधन क्या है, इसके उदाहरण है। लेकिन अगर मैं बात करूं अनवीकरण संसाधन का, तो जो भी धातुएं होती हैं जैसे लोहा, सोना, जो भी ईंधन होता है, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारे क्या होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए नवीकरण संसाधन का भेद, तो प्रवाह अथवा सतत, प्रवाह बने लगातार, और सतत मतलब लगातार वो क्या कर रहा है, बना हुआ है। तो अब बताओ पवन का मैं बात करूं या जल का बात करूं या मैं सौर ऊर्जा का बात करूं, तो ये लगातार हमारे पृथ्वी पे बना हुआ है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, नवीकरण संसाधन के अंतर्गत आएगा। अब वही बात किया जाए अनवीकरण संसाधन के अंतर्गत, गौर कीजिएगा अनवीकरण संसाधन का भेद क्या है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। तो देखिए धातुओं को पुनः चक्रीय किया जा सकता है, यानी कि एक से दो बार उसका फिर से उपयोग किया जाएगा और तीसरे बार क्या होगा माय डियर फ्रेंड, वह खत्म हो जाएगा। वही बात किया जाए अचक्रीय संसाधन का, तो जो भी जीवाश्म ईंधन होते हैं वो अचक्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका एक बार उपयोग के बाद ये क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो पुनः चक्रीय इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसको एक दो बार उपयोग करेंगे, और अचक्रीय इसलिए बोलेंगे क्योंकि इनका एक बार के उपयोग के बाद वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है माय डियर फ्रेंड। तो ये तो बात था समापिता के आधार पे। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे संसाधन को हम लोग कुल मिला के देखोगे तो हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, तो हम लोग इसको 4 भाग में बांटते हैं। पहला आपका क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा क्या हो गया आपका सामुदायिक संसाधन, तीसरा क्या हो गया आपका राष्ट्र संसाधन, और चौथा क्या हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए व्यक्तिगत संसाधन क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए सामुदायिक संसाधन क्या है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन में अंतर बताएं।
क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संसाधन में अंतर बताएं, तो आपका प्रॉब्लम ना हो माय डियर फ्रेंड, इसलिए मैंने इस तरह पूरा का पूरा पीडीएफ को कैटेगराइज किया है। मैंने बोला ना 45 चैप्टर का नोट्स अगर आप करोगे तो आपको 2 से 3 कॉपी का खर्चा होगा और आपको मेहनत भी लगेगा, लेकिन इस तरह का पीडीएफ आपके पूरे यूट्यूब में ढूंढ के देख लो नहीं मिलेगा। और मैं दावे के साथ बोलूंगा, मैं जितना करा दूंगा आपको उससे ज्यादा ही नंबर आएगा, जितने आप सोच रहे हो उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं आपका, इतना मेरा दावा है। बस आपको हर एक पीडीएफ का 9 रुपया के हिसाब से चार्ज करना है, तो 400 के प्लस रुपया होता है। लेकिन अगर आप अभी लेते हो जो सीमित समय के लिए है, तो उसके लिए केवल 299 रुपया क्या करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। नंबर जो होगा नीचे पे स्क्रॉल कर रहा होगा, तो उस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा और आपको बस पैसा पे कर देना है। फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, जिसमें से आपके लिए हमेशा 2400 आवर टीचर अवेलेबल रहेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। और साथ में वीकली टेस्ट आपके लिए होगा, आपके लिए एमसीक्यू करवाया जाएगा, और जो भी बच्चे एमसीक्यू में टॉप करेंगे उनसे हुबहू पर्सनल में बातें करूंगा और उनको मैं हमेशा मोटिवेट करूंगा और उनके जितने भी डाउट्स हैं उनको दूर करने का मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। तो 299 रुपया बहुत कम होता है आपके लिए, आपकी लाइफ बन सकती है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत संसाधन के बारे में कि आखिर व्यक्तिगत संसाधन क्या है। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत संसाधन को निजी संसाधन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निजी संसाधन भी बोला जाता है, तो आपको याद रखना है। तो देखो बात किया जाए तो गौर कीजिएगा, अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत संसाधन का, तो इन संसाधनों पर, यानी कि जो भी व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है, इन संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो जिन संसाधनों पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा उसको क्या बोलेंगे? निजी संसाधन बोलेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो बाग हो गया, चारागाह हो गया, अपना तालाब हो गया, कुआं का जल हो गया, अपना खेत हो गया आदि, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके निजी संसाधन, यानी कि किसी व्यक्ति का है। अब आपका बगीचा है, आपका गार्डन है, आप दूसरे को फूल तोड़ने दोगे? आप बोलोगे नहीं गुरुजी। अब आपका एक चारागाह है जिसमें आप अपना पशु चराते हो, क्या दूसरे को चराने दोगे? आप बोलोगे नहीं गुरुजी। क्या आप अपने तालाब में मेरे को मछली पकड़ने दोगे? मछली जल की रानी है, पकड़ने दोगे? आप बोलोगे नहीं गुरुजी। तो वो मछली किसका होगा? तालाब तो आपका, मछली भी आपका, तैरोगे खुद आप, है ना। अब बात करें जो आपके कुएं का पानी है और क्या आप मुझे पानी पीने दोगे? तो बोलोगे सर चलो मैं आप पे रहम करता हूं और आपको मैं क्या करूंगा, पानी पीने दे दूंगा। वही बात के जो अपने खेत में क्या मुझे सवेरे लोटा लेके जाने दोगे? आप बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं जाने देंगे। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके निजी संसाधन कहलाते हैं। और गौर याद कीजिएगा कि आप देखोगे तो गांव में, गौर कीजिएगा, गांव में कुछ लोग क्या होते हैं? अपने भूमि के स्वामी होते हैं। तो जो भी गांव में अपना भूमि का जो स्वामी है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके निजी संसाधन कहलाएंगे। जैसे अगर मेरा एक खेत है, मेरा एक तालाब है, मेरा कुआं है, मेरा एक घर बना हुआ है, तो वो नवीकरण संसाधन कहलाएंगे। और शहर में क्या होते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहर के, जो मेरे स्टूडेंट है उनको पता होगा कि आप लोग के पास कुछ ऐसा भूखंड होगा, यानी कुछ भूभाग होगा या कुछ ऐसा घर होगा और जायदाद होगा जिसका मालिक आप होगे। तो उस मालिक का स्वामी तो आप कर रहे हो, उसका प्रतिनिधि आप कर रहे हो, तो अधिकार जब आप कर रहे हो तो वो प्रॉपर्टी, वो घर आपका किसका हो जाएगा? आपका हो जाएगा। तो नवीकरण वो क्या आएगा? निजी संसाधन के अंतर्गत, यानी व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएगा। वहीं बात किया जाए सामुदायिक संसाधन का, तो इन संसाधनों पर समाज के सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है। जैसे अगर आप देखोगे, आप किसी रोड पे चल रहे हो और आपको अगर रोड पे कोई चलने के लिए मना करता है तो आप फटक से बोलते हो रोडवा तेरा बाप का है, कि रोडवा तेरा बाप के लगो, या रोडवा तेरा बाप का है, आप ऐसे फट से बोल देते हो। यानी कि क्या, जो रोड है वो आपका है, वो आप क्या बोलोगे? सबका है। तो यानी कि जैसे आप देखोगे तो जो भी आपके शमशान घाट हो गया जहां पे मुर्दों को जलाया जाता है, जो भी आप पशु चारण भूमि देखते हो, जो भी मैदान जहां पे सभी लोग गाइयां चराते हैं, अपने बकरियां, अपने भेड़ों को चराते हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके गौर करना, वो सामुदायिक संसाधन। आपके गांव का तालाब जो सभी के लिए है वो क्या कहलाएगा? आपका सामुदायिक संसाधन कहलाएगा। जो खेल का मैदान है वो सभी का होता है, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके सामुदायिक संसाधन कहलाएंगे। तो ये तो उदाहरण है। अब गांव में जैसे जो भी शामिलता भूमि होता है, जो भी पूरा का पूरा जो भूभाग है आप देखोगे, वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपके सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आता है। वहीं अगर आप शहर की ओर जाओगे तो शहर में जैसे सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया और खेल का मैदान आदि हो गया, ये सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपके सार्वजनिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं।
अगर मैं अंतर का बात करूं तो गौर करना, तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है कि जिसमें निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, जबकि सामुदायिक संसाधन में किसी निजी का नहीं बल्कि समाज के सभी व्यक्तियों का क्या होता है माय डियर फ्रेंड, अधिकार होता है। अगर बात करें उदाहरण का तो बाग, चारागाह, अपना खेत, कुआं का जल, अपना खेत, ये सब क्या कहलाएंगे, निजी संसाधन। वहीं पशुचरण भूमि, शमशान घाट, तालाब और खेल का मैदान, ये क्या कहलाएंगे आपके सार्वजनिक क्षेत्र में। गांव में देखा जाए तो जो भी आपकी अपनी प्रॉपर्टी है और जो गांव की जो शामिलता भूमि है, जो पूरा का पूरा जो सार्वजनिक भूमि है जिसमें सबका अधिकार है, वो है। अगर मैं बात करूं शहरों में तो जो भी कुछ एक भूखंड है, घर है और जो भी जायदाद के मालिक है वो कोई एक निजी व्यक्ति होता है। और वही बात की जाए शहरों में तो जो भी सार्वजनिक पार्क होता है, जो भी पिकनिक स्थल होता है, जो भी खेल का मैदान होता है, वो क्या है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बात करेंगे आगे बात करेंगे, गौर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट में गौर करना। अब मान लो कोई किसान है, किसान ने क्या किया, कोई एक सार्वजनिक भूमि है जो पूरे गांव का है, या मान लो कि कोई एक सरकारी जमीन है जिसको लीज पर लिया और लीज पर लेने के बाद क्या किया, उस पर खेती किया। तो अब सवाल है कि आखिर बताओ कि वो जो लीज वाला जमीन है वो किसका हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जमीन तो जिसका है उसी का होगा, यानी कि सरकार का या सार्वजनिक क्षेत्र का होगा। तो मैं बोलूंगा ऐसे बच्चों के लिए एक बार ताली हो जाए, आप गलत हो। आप क्या हो, गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि जो रेंट देगा जमीन तो उसी का होगा ना। अगर आप मेरा गाड़ी लेके जाओगे घुमाने के लिए तो वह गाड़ी किसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। आप ठोकर मारो, किसको पैसा भरना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा। तो याद रखना, किसान द्वारा जो आवंटित भूमि होता है उसको व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि जो जिस भी संसाधन का आपने लीज लिया है, खुद आपने रखा है, उसको हम लोग आवंटित भूमि बोलेंगे। यानी कि आवंटित किया हुआ, लीज में लिया हुआ जो भूमि होता है वो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है, ना कि वो सामुदायिक या राष्ट्र संसाधन के अंतर्गत आएगा। अब हम लोगों ने बात कर लिया व्यक्तिगत संसाधन यानी कि आपका निजी संसाधन, सार्वजनिक संसाधन यानी कि सामुदायिक संसाधन पे बात किया। अब बात करते हैं राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पे थोड़ा बात करते हैं। तो गौर करना कि देश के आंतरिक क्षेत्र के भीतर, यानी कि जो भी देश के आंतरिक क्षेत्र यानी कि अंदर में के भीतर पाए जाने वाला प्रत्येक संसाधन तकनीकी तौर पर राष्ट्र संसाधन है। यानी कि अगर आपका खुद का कुआं है, अगर आपका खुद का घर है, अगर आपका खुद का बगीचा है तो वह तकनीकी तौर पर देश का है, क्योंकि देश के भीतर वो संसाधन मौजूद है माय डियर फ्रेंड। अब वही बात किया जाए, अब सरकार का यह अधिकार है, सरकार के पास ये कानून है कि लोगों के हित के लिए वो आपके संसाधन का अधिग्रहण कर सकता है। यानी कि जो भी निजी संसाधन है उसका क्या कर सकता है, अधिग्रहण किया जा सकता है। ऐसे सरकार के पास क्या है, कानून है, ऐसा सरकार के पास पावर है। वही बात की जाए, जैसे अगर आप देखोगे तो देश के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, देश के अंदर जो भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, अब आपके खेत पर पेट्रोलियम निकलेगा तो उस पेट्रोलियम का अधिकार आपका नहीं है, वो सरकार का अधिकार है। अगर आपके खेत पे नदी बह रहा है तो वो नदी आपके बाप का नहीं है या आपके ससुर जी का नहीं है, वो पूरे के पूरे क्या है, राष्ट्र संसाधन के अंतर्गत आता है। जो भी वन है या जो भी वन्यजीव संसाधन आपके क्षेत्र में मौजूद है वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपके राष्ट्र संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी देश का राजनीतिक सीमा के अंदर की जो भी सारी की जगह क्या होगा, सारी भूमि तथा समुद्र तट से जो भी आपका समुद्र तट है, जैसे अगर आप भारत का नक्शा देखोगे तो इस तरह का पूरा नीचे का आएगा, नीचे इस तरह आएगा, समुद्र तट है। तो हम अपने समुद्र तट से 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक अगर जाते हैं और 22.2 किलोमीटर तक अंदर जाने के बाद जो भी संसाधन है, वहां की मछली, वहां के पानी, वहां का जो भी संसाधन है वो किसके अंतर्गत आएगा, राष्ट्र संसाधन के अंतर्गत आएगा। यानी कि समुद्र भी क्या है, आपके बाप का है, यानी कि आपके देश का है, आपके देश का है। कितना किलोमीटर तक, तो 22.2 किलोमीटर यानी कि 12 समुद्री मील तक क्या होगा, वो आपके राष्ट्र संसाधन के अंतर्गत आता है। वही बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का माय डियर फ्रेंड, तो मैंने क्या बोला कि देश के तट रेखा से 200 समुद्री मील दूर जाएंगे। यानी कि हम लोग अगर 22.2 किलोमीटर जाते हैं तो वो तो निजी है, और वहीं से अगर 200 समुद्री मील जाएंगे तो वो पूरा का पूरा मौजूद जो अपमार्जक क्षेत्र होगा हमारा, वो समुद्र का अपमार्जक क्षेत्र क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, जिस पर किसी खास का अधिकार होगा और उस पर किसी खास संस्थान का या क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का क्या होगा, अधिकार होगा, और उसको
उसको कोई भी आदमी, कोई भी देश क्या नहीं कर सकता, अपने लाभ के लिए उसका अधिग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है, आपका नहीं है। आप पूरे देश का, जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश मौजूद है, शायद 190 या 195 जो देश मौजूद है, वो सारे के सारे देश का क्या है, वो अपमार्जक क्षेत्र जो है आता है। जैसे अगर आप देखोगे, नोट पे देखोगे तो तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी का समस्त खुला महासागर में मौजूद खनिज संपदा, समुद्री संपदा, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। यानी कि वहां की सारी मछली, वहां का जल, वहां का नमक किसके अंतर्गत आएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। तो मैं फिर से बता दूं, अगर मैं बात करूं अंतर का, तो गौर करना, तो देश के भीतर पाए जाने वाला प्रत्येक संसाधन तकनीकी तौर पर राष्ट्र संसाधन है, लेकिन देश के तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर जाने पर जो भी अपमार्जक क्षेत्र आएगा, उस पे मौजूद जो भी संसाधन है, वो क्या कहलाएगा, आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा माय डियर फ्रेंड। अब बात करेंगे आगे। तो राष्ट्र संसाधन में क्या है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार देश के सरकार के पास होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर कानून बनाने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास होता है, ना कि किसके पास, किसी एक विशेष देश के पास वो अधिकार नहीं होता है। देश हित के लिए इन संसाधनों का अधिग्रहण किया जा सकता है, यानी कि देश उसका उपयोग कर सकता है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का बात किया जाए तो देश हित के लिए इन संसाधनों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, यानी कि इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। वही बात किया जाए तो जो भी सारे खनिज पदार्थ हैं, जो भी जल, वन्यजीव राजनीतिक सीमा के अंदर आते हैं, जो भी सारी भूमि कितना का भाई, तो समुद्री तट से 12 मील यानी कि 22.2 किलोमीटर का जो पूरा का पूरा एरिया है, वो पूरा का पूरा महासागर क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। और वहीं बात किया जाए तट रेखा से 200 समुद्री मील की जो पूरा का पूरा समस्त जो दूरी है, वो पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का कहलाएगा। तो क्वेश्चन आता है माय डियर फ्रेंड कि बताइए राष्ट्रीय संसाधन को क्या आप देश हित के लिए उपयोग किया जा सकता है, बोलोगे हाँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को कभी भी देश हित के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आप याद रखिएगा, और एग्जाम में आपके मॉडल पेपर पे 2019 का एग्जाम जब हुआ नहीं था, लेकिन उसका जो मॉडल पेपर आया था, उस मॉडल पेपर पे क्वेश्चन बना था 2019 में, मैं वो क्वेश्चन में यहां पे ले रहा हूं। देखिएगा, बोल रहा है अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र से हिंद महासागर की तलहटी में मौजूद मैग्नीज ग्रंथि का खनन करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो हमें प्राप्त है, यानी कि किसको प्राप्त है, भारत को प्राप्त है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो समुद्र के अंतर्गत आप देखोगे तो ये जो हिंद महासागर का अपमार्जक जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, वो 22.2 किलोमीटर के आगे है, यानी कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। लेकिन उस क्षेत्र में अगर कुछ भी मिला तो उस क्षेत्र का बाप कौन कहलाएगा, भारत कहलाएगा। उस क्षेत्र में मौजूद संसाधन किसका है, हिंद महासागर पे, तो वो उसका अधिकार किसका है, भारत का है। कारण समझिएगा, क्योंकि बोला गया है कि पूरा का पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा समुद्र है जिसका नाम किसी देश के नाम से लगा है, तो आपका हिंद महासागर, और भारत को हिंद कहा जाता है पहले। तो ये यानी कि माना जाता है कि वो क्या है, हमारे देश का, यानी कि हमारे बाप दादाओं का है। तो वहां पे आप मछली पकड़ो, वहां का नमक उठाओ, वहां की खनिज संपदा क्या है, आपकी है, वहां पे किसी और का अधिकार नहीं होता। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हिंद महासागर के तलहटी पे मौजूद किस ग्रंथि का खनन करने का अधिकार भारत को है, तो आप क्या बोलोगे, मैग्नीज ग्रंथि का अधिकार, यानी कि मैग्नीज ग्रंथि को खनन करने का अधिकार किसको है माय डियर फ्रेंड, तो भारत को है। बात करेंगे आगे क्या है, विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो बात करेंगे पहले हम लोग संभावित संसाधन के अंतर्गत। तो ये वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या बोलेंगे, संभावित संसाधन। यानी कि आपको पता है कि किसी भी क्षेत्र में कोई संसाधन मौजूद है, लेकिन आप उसका उपयोग अभी नहीं कर रहे हो, तो इनको क्या बोलेंगे, संभावित। यानी कि आपका कोई कुटुंब है, या आपका कोई मेहमान या कोई रिश्तेदार या कोई रिलेटिव है जो आने वाला है, आपने संभावना जताया। तो या तो फिर मान लो कि एक औरत है, यानी कि आपकी हो सके आप शादी करोगे, है ना, तो आप अगर लड़की हो तो आप शादी करोगे, तो आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, तो उसके अंदर क्या एक बच्चा है भाई, तो आप संभावना कर सकते हो या तो वो लड़का होगा या लड़की होगा। अब तो उसका उपयोग करने के, आप बच्चा बाहर आने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर वो जो बच्चा है माय डियर फ्रेंड, वो लड़का है कि लड़की है।
उसी तरह किसी भी क्षेत्र के गर्भ में, किसी भी प्रदेश के भूगर्भ में आपका संसाधन तो मौजूद है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। जब वो बड़ा होगा, जब वो पेट से निकलेगा, तब आपको जैसे पता चलेगा कि लड़का है तो उसको इंजीनियर बनाया जाए, लड़की है तो उसको डॉक्टर बनाया जाए। अगर वो लड़का बदमाश होगा तो उसको समझ सकते हो आप क्या करना है। लड़की तो भाई ऐसी सीधी होती है, गाय होती है ना, लेकिन आज की लड़की पापा की परी होती है। तो यानी कि कोई भी संसाधन किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? संभावित संसाधन कहलाएगा। जैसे देखोगे तो राजस्थान का बात किया जाए, गुजरात में बात किया जाए, तो इस पूरे क्षेत्र में आप पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का बहुत अपार मात्रा में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी आप वर्तमान समय में देखोगे तो इतना बड़ा क्षेत्र जिसमें हम लोग पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में सही ढंग से हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? संभावित संसाधन के अंतर्गत आता है। आ गया विकसित संसाधन। संभावित के बाद क्या है? विकसित। यानी कि देखो पहले संभावना करें, अब बच्चा हो गया, अब उसको बड़ा करना है, उसको विकास करना है, उसको क्या करना है? विकास करना है। तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा सकता है, यानी कि सर्वेक्षण किया गया, तो जब सर्वेक्षण किया गया तो दो चीजें होती हैं। एक तो उसकी उपयोग पता चलेगा कि आखिर उसको उपयोग कैसे किया जाए, तो उपयोग पता चला, उसकी गुणवत्ता पता चला कि आखिर जो संसाधन मिला वो पेट्रोल है कि कोयला है कि वो डीजल है, क्या वो हवा में बात करेगा कि वो लड़का है कि लड़की, जैसे कि मैंने आपको बताया। और उसका क्या होता है? मात्रा निर्धारण किया जा सकता है, हम लोग बता सकते हैं कि आखिर कितना खोदेंगे या कितने नीचे तक जाएंगे, के किलो तक क्या मिलेगा, वहां पे संसाधन मिलेगा। तो संभावित संसाधन में क्या होता है कि जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनकी मात्रा और उपयोगिता और गुणवत्ता का निर्धारण किया जा चुका है, वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके विकसित संसाधन कहलाता है। जैसे आप देखोगे कोयला, जैसे आप देखोगे पेट्रोलियम, इसकी मात्रा हमें पता है। अब बात करेंगे भंडार, तो भंडार बहुत ही अच्छा है। देखो आप बात समझना, कोई संसाधन का क्या हो गया कि आपको पता चला, अब उसका क्या हो गया? विकास हो गया। अब विकास जब हो गया तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो बच जाते हैं। बचने का मतलब समझना कि एक कुआं है, मान लिया जाए, इस कुएं में पानी है, भाई पानी है, ठंडा ठंडा पानी है, इस कुएं में मान लो पानी है। तो मान लिया जाए कि ये कुआं जो है पूरा का पूरा 22 हाथ रस्सी वाला, मैंने मान लो कि 22 हाथ का, 22 हाथ की जगह छोड़ लो, ये 22 मीटर का कुआं है मान लिया जाए। और हमारे पास जो रस्सी है वो मान लो कि वो रस्सी बाल्टी के साथ बंधा हुआ है, और बंधा हुआ बाल्टी जो वो 20 मीटर तक जाता है। यानी कि आप बताओ, अब जितना भी हम लोग उस कुएं के पानी का उपयोग करेंगे तो वो कितने डिस्टेंस तक का पानी का उपयोग कर सकेंगे? तो आप बोलोगे सर कि 22 मीटर का कुआं भरा हुआ है और हमारे पास 20 मीटर रस्सी को बांधकर, बाल्टी को बांधकर लंबाई आती है, यानी कि 20 मीटर तक का जितना भी पानी आएगा हम लोग सब उपयोग करते हैं। तो क्या आप बताओ जो बचे 2 मीटर 22 मीटर में से उसका उपयोग हम लोग कर पाएंगे क्या? तो आप बोलोगे गुरुजी उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा? आपका भंडार का हिस्सा कहलाएगा। यानी कि मैंने क्या बोला कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी पदार्थ जो मानव की जरूरतों को पूरा कर सकती है, परंतु वर्तमान समय में उपयोग में लाए जाने वाली जो प्रौद्योगिकी है, यानी कि जो रस्सी और बाल्टी है, उससे हमारे पहुंच से क्या है? बाहर है। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या बोलेंगे कि यह भंडार का हिस्सा है। यानी कि आने वाले टाइम में अगर आप और 2 मीटर रस्सी ले आते हो तो 22 के 22 मीटर का क्या कर लेंगे हम लोग? खनिज का उपयोग कर लेंगे, वहां के जल का उपयोग कर लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? भंडार कहलाएगा। यानी कि पर्यावरण में मौजूद वो संसाधन जो हमारी जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन वर्तमान प्रौद्योगिकी के आधार पर हमारे पहुंच से बाहर है, हम उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? भंडार का हिस्सा कहलाएगा। जैसे समझना, हमको पता है कि जल जो होता है वो 2 गैसों से बनता है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और हमको ये भी पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है आपका एक, हमको ये भी पता है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो एक अच्छा ऊर्जा का स्रोत है। हम लोग उससे अच्छे बम बना सकते हैं, हम लोग उससे बहुत कुछ ऊर्जा बना सकते हैं, ऊर्जा का रूप ले सकते हैं, बहुत अच्छे ऊर्जा का स्रोत बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास वो तकनीक नहीं है कि हम क्या करेंगे कि उस जल का जो हाइड्रोजन है उसको अलग करेंगे और अलग कर क्या करें? एक नए ऊर्जा का खोज कर लेंगे। ऐसा हमारे पास पावर और तकनीक नहीं है। जब हमारे पास वो पावर वो तकनीक आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसका उपयोग क्या होगा? आने वाले समय में किया जा सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि भंडार क्या है। बात करेंगे अगले पे। अगला आपका लास्ट क्या? आपका संचित कोष। तो संचित कोष में बात करेंगे। संचित कोष क्या है? एक प्रकार का भंडार का हिस्सा है। यह भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें वर्तमान प्रौद्योगिकी और तकनीकी ज्ञान से उपयोग में लाया जा सकता है।
परंतु इनका उपयोग अभी शुरू ही नहीं हुआ है। देखना, मैंने कुआं वाला जब मैंने बात बोला था तो हम लोगों ने क्या बोला, 22 मीटर का कुआं है, 20 मीटर तक पहुंच रहे हैं, तो देखो उसका उपयोग तो कर रहे हैं ना, उसका उपयोग तो कर रहे हैं ना, भले 2 मीटर का उपयोग नहीं कर पाए लेकिन उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो भी संचित कोष के अंतर्गत आते हैं उनका प्रौद्योगिकी और तकनीकी में उपयोग कभी लाएंगे, और उसका अभी तक कोई उपयोग नहीं हुआ है। उसका नहीं 20 मीटर तक उपयोग कर पाए हैं, नहीं 10 मीटर तक उपयोग कर पाए, ना 2 किलो का उपयोग कर पाए, ना 3 किलो उपयोग कर पाए हैं। तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपका, तो संचित कोष के अंतर्गत आएगा। ये समझिएगा कि नदियों के जल से बिजली पैदा किया जा सकता है, ये वह संसाधन है, पता है आपको। लेकिन अभी वर्तमान समय में जितने भी नदियां हैं, क्या सभी नदियों से बिजली उत्पादन किया जाता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, कुछ ही नदियों से। तो जब वो नहीं कर पाए हैं तो कहीं ना कहीं यही क्या है, आपका संचित कोष का उदाहरण है। तो एक क्या था, जिसकी संभावनाएं जताई गई हैं, एक क्या था जिसका विकास हो चुका है, यानी कि जिसकी मात्रा, गुण और उपयोगिता पता है, एक क्या है जो वर्तमान समय में उपयोग में ला रहे हैं लेकिन पहुंच से बाहर है, एक वो है जो कभी उसका उपयोग करेंगे और हमारे पास उसको उपयोग में लाने के लिए तकनीकी मौजूद नहीं है। तो ये 4 भाग में है। तो हम लोगों ने चारों के चारे के बारे में पढ़ लिया। अभी अगर आप नए हो तो प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपके क्लास के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको मिलेगा। आपको जैसे मैंने बताया कि सूरज सर जो है आपका, वो पूरा का पूरा आपका मैथ लेंगे, साथ में आपका फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री को लेने का काम करेंगे। और बचा मैं आपका एसएसटी का पार्ट, और दामोदर सर मिल के एसएसटी का पार्ट, और मैं अकेले क्या करूंगा कि जो भी आपका बायो है मैं उसको खत्म करने का कोशिश करूंगा। साथ में बता दूं कि आपको पहले आपके चैप्टर का नोट्स देखने के लिए मिलेगा, फिर आपको आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है आपको वो देखने के लिए मिलेगा, और फिर लास्ट में आपको एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये पूरा का पूरा ओवरऑल पैकेज जो है आपको एक पीडीएफ में मिलेगा, और आपके लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया जाएगा जिसपे आपका वीकली टेस्ट होगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा, और जो भी बच्चे जो भी क्विज वाले सेक्शन पे भाग लेगा और अच्छे नंबर लाएगा उस बच्चे को पर्सनली मैं कॉल करूंगा, उनको मेंटलिटी रूप से हो या उनके जो भी डाउट है मैं वो सॉल्व करूंगा। लेकिन ये सारी चीजों के लिए टोटल 45 पीडीएफ के लिए आपको एक छोटा सा चार्ज पे करना होगा, 299 रुपये का चार्ज पे करना होगा। और ये जो चार्ज है आप हमारे दिए गए जो भी आपको यहाँ पे नीचे पे जो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है वह उस पर आप कॉल करोगे तो आपकी इसकी विशेष जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। अभी तक लगभग 49 बच्चों ने पीडीएफ को खरीद लिया है, पूरा का पूरा पीडीएफ परचेज हो चुका है, और अभी लिमिटेड समय के लिए अभी 51 बच्चे बचे हैं। तो 51 बच्चों के ग्रुप में अगर आपको शामिल होना है तो क्या करें, जल्द से जल्द पीडीएफ को परचेज करें। उसके लिए नंबर नीचे पर स्क्रॉल हो रहा होगा, और चैनल पर नहीं होते क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक क्या करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जब वीडियो को आप शेयर करते हो तो उससे प्यार बढ़ता है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए क्या करूंगा, कुछ करूंगा। जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपके लिए करना है और आपके लिए ही बस करना है। और आपका ऐसे सपोर्ट रहा तो हो सके एक थोड़ा एडवांस मैंने किया है, हो सके पीछे पे डिजिटल बोर्ड भी लग जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।